गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई लास्ट क्लास में हमने देखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि कितना अमाउंट अपने सोल्यूट का डिजोल्व हुआ है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। उस सॉल्युबिलिटी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? हम उसे मेजर कर सकते हैं कंसंट्रेशन से। सोल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो डिजोल्व हुआ होगा। वही तो होता है कंसंट्रेशन कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में दूसरा कंपोनेंट यानी कि सोल्यूट कितना है, वही होता है कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा वो डिजोल्व हुआ है। तो हमने देखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में तीन खास बातें थी जो हमने सीखी। पहली कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स के बीच की, अगर सेम है या सिमिलर है तो डिजोल्व हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सेकंड, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर हम बढ़ाएं घटाएं सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होगी। और थर्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे? सर अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि उसे हीट की ज़रूरत है। और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी क्योंकि वो तो हीट निकालना चाहती है और हम उसे हीट दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा के। अब आज हम सेकंड पार्ट पे आए हैं सॉल्युबिलिटी के, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि इस बार अपना जो सोल्यूट है वो गैस हो गया और सॉल्वेंट लिक्विड ही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया था कोल्ड ड्रिंक की बोतल। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हम CO2 को डिसोल्व करते हैं उस लिक्विड में। जब भी तो जैसे ढक्कन खोलते हैं कुट करके गैस बाहर निकलती है, तो गैस को डिसोल्व करना चाह रहे हैं लिक्विड में। गैस को डिसोल्व करना चाह रहे हैं लिक्विड में। तो अब हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑन प्रेशर, कि भाई प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। किसकी? गैस की लिक्विड में, है ना। सोल्यूट हो गया अपना इस बार गैस और सॉल्वेंट अभी भी क्या है? लिक्विड। सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही रहेगा हमारे सिलेबस में, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से गैस और ज़्यादा सोल्यूबल होगी या कम सोल्यूबल होगी या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम बताओ मुझे क्या फ़र्क होगा, बताओ बताओ। अगर सपोज करो कि एक मैंने बीकर ले लिया, टिंग टिंग, इसके अंदर पानी भर दिया और यहाँ पे मैंने गैस मॉलिक्यूल्स रख दिए बहुत सारे, और यहाँ लगा दिया मैंने एक पिस्टन। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर से इस पिस्टन को ऐसे नीचे दबा रहा हूँ, नीचे दबा रहा हूँ, तो ये गैस पार्टिकल्स नीचे पानी में धक्का खाएंगे क्या? हाँ या ना? अगर ये पानी में जाएंगे तो क्या ये डिज़ोल्व होने लग जाएंगे? हाँ या ना? क्योंकि ये पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं और डिज़ोल्व होने लग जाएंगे। यानी कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे उस सॉल्यूशन के ऊपर तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यही चीज़ तो कोल्ड ड्रिंक में होती है कि भाई जो वो ढक्कन होता है उसका, हमारी लिम्का, कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला जो भी है उसका, उसे बहुत हाई प्रेशर बनाया जाता है जिससे कि वो जो भी CO2 गैस है वो अपने कोल्ड ड्रिंक में डिजोल्व हो जाए। और जैसे ही हाई प्रेशर आया ढक्कन लगा दिया, तो अब हाई प्रेशर है, CO2 गैस उसमें डिजोल्व है। अब जैसे ही तुम ढक्कन खोलते हो प्रेशर ख़त्म, अब जो डिजोल्व CO2 थी वो बाहर निकलेगी क्योंकि अब प्रेशर ही नहीं रहा। तो जब वो बाहर निकलती है तो वो बबल्स आते हैं बहुत सारे। जैसे तो तुम ढक्कन खोलते हो बहुत सारे बबल्स आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि जैसे ही हमने कैप खोली वैसे के वैसे ही प्रेशर ख़त्म हो गया सारा। प्रेशर उस ढक्कन ने ही तो मेंटेन कर रखा था। जैसे ही प्रेशर ख़त्म हुआ तो CO2 अब डिजोल्व नहीं रहेगी क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर बढ़ाने पे गैस ज़्यादा सोल्यूबल हो जाती है। ये ही लॉ है हेनरी लॉ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रेशर पे डिपेंडेंस में। डस्टर ले लेता हूँ मैं। सर इस कपड़े को डस्टर बोलते हो आप? हाँ भाई, हेनरी लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हेनरी ने क्या बोला? हेनरी ने कोई नई बात नहीं बोली, जो मैंने तुम्हें अभी बताया, जो हमें कॉमन सेंस है वही उसने बोला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ
गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its partial pressure इट्स की जगह अपन गैस लिखें क्या, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबोव द सॉल्यूशन। ये था हेनरी लॉ। क्या बोला सर, कच्ची समझ में नहीं आया। क्या बोला, इसी तो बात बोल रहा है कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी काय में, लिक्विड में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। सर पार्शियल क्या है ये, पार्शियल का मतलब ये है बच्चों कि सपोज करो अपने केस में तो अगर प्रेशर भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन सपोज करो 3 कंपोनेंट है, एक लिक्विड हो गया और 2 तरीके की गैस हो गई, एक गैस हो गई O2, एक गैस हो गई CO2। तो अगर अपन O2 की सॉल्युबिलिटी देखना चाहते हैं तो O2 का प्रेशर देखना है। टोटल देखो प्रेशर तो दोनों गैस लगाएगी, लेकिन O2 कितना प्रेशर लगा रही है वो वाला देखना है। अगर O2 की सॉल्युबिलिटी देखना चाहते हैं, CO2 की देखना चाहते हैं तो CO2 कितना प्रेशर लगा रही है वो, तो टोटल प्रेशर नहीं देखेंगे, O2 का प्रेशर, इसीलिए उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। लेकिन अपने सिलेबस में केवल एक ही गैस रहेगी, तो पार्शियल प्रेशर बोलो या प्रेशर बोलो एक ही बात है, लेकिन अच्छा वर्ड है पार्शियल प्रेशर, तो उसे हम बोलेंगे। जिस भी गैस का देखना चाहते हैं उसी का प्रेशर। ये चीज़ अपने अगले वाला लॉ जो हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राउल्ट्स लॉ में भी काम आएगी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट समझ में आया। अगर एक से ज़्यादा गैस है तो जिस गैस का हम देखना चाहते हैं उसी का प्रेशर, टोटल प्रेशर नहीं, क्योंकि प्रेशर तो दोनों गैस लगाएगी, लेकिन जिस गैस की हम सॉल्युबिलिटी देखना चाहते हैं उसी का प्रेशर, वो होता है पार्शियल प्रेशर। तो भाई सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस गैस के पार्शियल प्रेशर पे, कि कितना प्रेशर वो लगा रही है किसके ऊपर, अबोव द सॉल्यूशन। और अच्छी भाषा में लिखें तो अबोव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। ये है हेनरी लॉ। क्या बोला कि भाई गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, उस गैस के प्रेशर पे, के ऊपर उसका कितना प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वो ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी, प्रेशर कम करोगे तो कम डिजोल्व होगी। यही तो बोल रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, प्रेशर डबल कर दिया तो सॉल्युबिलिटी भी डबल, प्रेशर आधा कर दिया तो सॉल्युबिलिटी भी आधी। तो सर सॉल्युबिलिटी को कैसे मेजर करें, किसी भी गैस इस लिक्विड में कितना सॉल्युबल है उसे कैसे मेजर करें, कंसंट्रेशन से। हमने शुरू के 2 लेक्चर्स में कंसंट्रेशन ही पढ़ा है कि भाई कितना सोल्यूट इसके अंदर है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो उसके लिए यहाँ पे हमने तो सर बहुत सारे तरह की कंसंट्रेशन पढ़ी है, कोई सी भी ले लें क्या, ले तो कोई सी भी सकते हो, लेकिन हेनरी ने अपने लॉ में यूज़ की मोल फ्रैक्शन। क्या यूज़ की, मोल फ्रैक्शन। तो उन्होंने ये बोला कि भाई पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो आई थिंक फर्स्ट वाली जो सॉल्यूशन की वीडियो है अपनी एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसे जाके देखना, समझ में आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये सारी चीज़ें काम आएगी, हमने मोलारिटी मोलालिटी ये सब पढ़ा है, तो वो सब अब काम में आएगा अपने। तो क्या बोला भाई कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के। इसे उल्टे तरीके से लिखा है अपन ने सॉल्युबिलिटी कैसे दिखा रहे हैं, इससे, है ना, मोल फ्रैक्शन से हम सॉल्युबिलिटी को बता रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा यानी कि उतना ज़्यादा गैस पानी में है, उस लिक्विड में है, यानी कि उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। हाँ या ना, समझ में आई क्या बात, क्लियर। अच्छा, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। क्या बोल रहा हूँ, उल्टा दिखा रहे हैं। कैसे सर, हमने तो ये बोला कि सॉल्युबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर के, तो हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी X इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, लेकिन हम बोल रहे हैं P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। एक ही बात है, इससे अपना फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा बनेगा कि भाई प्रेशर जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा, प्रेशर जितना कम सॉल्युबिलिटी उतनी कम। अब
जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं KH x। तो ये अपना हेनरी लॉ का फॉर्मूला आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। इस KH को हम बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अच्छा, KH की यूनिट बता दो मुझे, KH की यूनिट क्या होगी? सर यूनिट निकालने के लिए सबकी यूनिट रख दो तो KH की आ जाएगी। प्रेशर की यूनिट भाई पास्कल रख दो या बार रख दो। प्रेशर की क्या यूनिट रहती है? पास्कल या फिर बार, ठीक है ना। SI यूनिट की अगर अपन बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो वो होती है पास्कल। तो पास्कल प्रेशर की रख दी, KH की हमें पता नहीं है। मोल फ्रैक्शन की क्या होती है? कुछ भी यूनिट नहीं होती है। तो KH की भी क्या यूनिट होगी? पास्कल। यानी कि सर अगर आप प्रेशर बार में ले रहे हो, बार यूनिट में ले रहे हो तो KH भी बार में होना चाहिए। अगर प्रेशर पास्कल में ले रहे हो तो KH भी पास्कल में होना चाहिए। दोनों की यूनिट सेम रहनी चाहिए। तो ये बात भी हम लिखेंगे। इसके नीचे का विजिबल है क्या तुम्हें? हाँ, तो ये बात लिखेंगे हम नोट डाल के कि यूनिट ऑफ प्रेशर एंड KH must be same। यूनिट ऑफ प्रेशर एंड KH मस्ट बी सेम। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि इसे तुम पास्कल में ले लो, इसे बार में ले लो। दोनों की यूनिट, या तो दोनों को बार में लो या दोनों को पास्कल में लो। तो क्या बात समझ में आई हेनरी लॉ में? उसने ये बोला कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। किसकी सॉल्युबिलिटी? गैस की। किस में? लिक्विड में। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को कैसे दिखा रहे हैं? मोल फ्रैक्शन से, x से। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, कांस्टेंट आया, तो P इज इक्वल टू KH x। P इज इक्वल टू KH x, जिसमें P और KH की यूनिट सेम होनी चाहिए। नोट कर लो। नोट करो भाई। अगर हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती है, लेकिन जब हम गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी। क्लियर है बात? चलो अब देखो, हेनरी ने बोला कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH x। यहाँ पे x क्या है? सर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? हमें किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? गैस का। तो गैस का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ऐसे तुम्हें बुरा लग रहा है तो, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। हाँ या ना? मोल फ्रैक्शन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो भाई वो वाला कंपोनेंट किसकी निकाल रहे हैं अपन? मोल फ्रैक्शन, गैस का। तो गैस के मोल्स अपॉन टोटल मोल, गैस के प्लस लिक्विड के। अब मुझे एक बात बताओ कि गैस तो अपना सोल्यूट है और लिक्विड सोलवेंट। सोलवेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो ऐसा होगा कि भाई लिक्विड के मोल्स तो होंगे अराउंड 20 और गैस के मोल्स होंगे अराउंड 0.02। तो अगर इन दोनों को ऐड भी करेंगे तो 20.02 अप्रोक्सीमेटली 20 के ही तो बराबर आएगा। तो जनरली न्यूमेरिकल में हम ये अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है ना। इससे अपनी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। सर क्या अप्रोक्सीमेशन? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट को लगभग किस केस में? इस वाले केस में, जब केवल मोलारिटी पूछे तब नहीं, जब हमें हेनरी लॉ लगाना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट को हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है बहुत छोटे हैं, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला हो गया भाई? मोलारिटी का, सॉरी, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला हो गया? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो बात समझ में आई होगी तुम्हें
इससे अपनी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तुम इसे ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे, कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो अपन ये एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, अप्रोक्सीमेशन है, आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा पर आसपास आ जाएगा। सर गलत तो नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा। इवन एनसीईआरटी में भी उन्होंने यही की है अप्रोक्सीमेशन, इसलिए बिल्कुल नहीं डरना है। तो जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, देखो अगर 1 नंबर में सवाल आएगा तो वो सीधे मोल फ्रैक्शन दे के रखेगा, और 2 या 3 नंबर में न्यूमेरिकल पूछेगा तो मोल फ्रैक्शन तुमसे निकलवाएगा। इसीलिए हमने मोल फ्रैक्शन पहले निकालना सीखा है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मोल्स ऑफ गैस और मोल्स ऑफ लिक्विड। समझ में आई बात? नोट कर लो भाई, नोट करो। सिंपल सी चीज़ है, P इज इक्वल टू KHX, एक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी तुम्हें सूट करता है उसे लगाओ, सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बात याद रखनी है, नोट, कभी कभी जनरली जो हमारा सॉल्वेंट होता है ना वो होता है लिक्विड, मतलब वाटर। क्या होता है? वाटर। तो वाटर में वो मोल्स देने की बजाय या तो उसका मास दे देता है या वॉल्यूम दे देता है। सर इसका मतलब, जैसे अगर वो बोल देता है कि भाई इतनी गैस इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो ये याद रख लो कि 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने मोल्स होते हैं, 55.55 मोल्स। इसे याद ही रख लो। अगर वो 1 लीटर ऑफ वाटर दे दे तो समझ जाओ कितने मोल्स हैं वाटर के, 55.55 मोल्स ऑफ वाटर। या फिर 1 kg ऑफ वाटर भी दे दे, 1 kg ऑफ वाटर भी दे दे तो भी कितने मोल्स होते हैं, 55.55 मोल्स ऑफ वाटर। तो जब भी वो या ये दे दे या ये दे दे तो तुम डायरेक्ट मोल्स लिख सकते हो 55.55 मोल्स ऑफ वाटर। 2 लीटर कर देगा तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 कर देगा तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, कॉमन सेंस। बट ये याद रखो कि 1 लीटर ऑफ वाटर दे दिया तो इसका मतलब है 55.55 मोल्स ऑफ वाटर। मैं तुम्हें एक हिंट से बता भी देता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स कि वाटर की डेंसिटी होती है 1 kg पर लीटर, यानी कि 1 लीटर ऑफ वाटर का मतलब कितना है, 1 kg ऑफ वाटर ही है। 1 लीटर पानी का वजन 1 किलो ही होता है, तो 1 लीटर ऑफ वाटर बोलें या 1 kg ऑफ वाटर बोलें एक ही बात है। अब हमें इसके मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स क्या होता है, गिवन मास कितना है 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 55.55 ही आएगा। बट इतनी मेहनत नहीं करनी है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे याद रखो, सीधे काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने मोल्स, 55.55, 1 kg ऑफ वाटर में भी उतने, एक ही बात है दोनों। नोट कर लो भाई, नोट करेंगे भाई। चल आगे बढ़ते हैं। कोई हमसे बोले कि भैया प्रेशर वर्सेस एक्स मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बना दो, तो देखो प्रेशर को मैंने मान लिया y और x मोल फ्रैक्शन हमने x एक्सिस पे लिया है तो उसे हम x ही मानेंगे, तो y इज इक्वल टू KH(x). तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि y इज इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और प्लस सी नहीं आ रहा है, mx प्लस सी नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो मैं ऐसे भी देख सकते हो कि जब x 0 होगा, जब x 0 होगा तो y भी 0, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा, ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन की। भाई जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा। समझ में आई बात? नोट कर लो, p वर्सेस x का ग्राफ है ना, प्लॉट ऑफ p वर्सेस x, मोल फ्रैक्शन वर्सेस पार्शियल प्रेशर, है ना, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। नोट कर लो भाई।
पहले अपन सारी काम की बातें देख लेते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है? नोट कर लो। अच्छा, अब हम बात करते हैं KH की। KH वैल्यू डिपेंड्स ऑन, KH की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट है, लेकिन ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। नंबर 1, नेचर ऑफ गैस, कौन सी गैस है। अगर O2 है तो KH की अलग वैल्यू होगी, CO2 है तो KH की दूसरी वैल्यू होगी, N2 नाइट्रोजन गैस है तो कुछ दूसरी वैल्यू होगी। गैस बदलेगी तो KH की वैल्यू भी बदलेगी, ठीक है? इस बात को लिख लेंगे कि गैस बदलेगी तो KH की वैल्यू भी बदलेगी। नेचर ऑफ गैस का मतलब ही यही है कि गैस कौन सी है उसके हिसाब से KH की वैल्यू डिपेंड करेगी। सेकंड, KH डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर चेंज करोगे तो KH भी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज करोगे तो KH की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब सवाल आता है कि सर कांस्टेंट कहाँ रहा है? कांस्टेंट जब रहेगा जब अपन गैस भी चेंज नहीं करें और टेम्परेचर भी चेंज नहीं करें, तो फिर तो कांस्टेंट ही है ना कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट O2 गैस के साथ, तो गैस भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, तो फिर कांस्टेंट हो गया है। समझ में आई बात? नोट कर लो। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है ये, नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी बढ़ेगा। ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है ना? टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी बढ़ेगा। नोट कर लो। अब देखो, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने जा रहा हूँ मैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी बढ़ेगा। अभी तक हमने देखा कि डिपेंडेंस ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑन प्रेशर, प्रेशर से सोल्यूबिलिटी पे कैसे डिपेंडेंस है, भाई प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी। अब हम देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑन टेम्परेचर। ठीक है, किसकी सोल्यूबिलिटी? गैस इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की सोल्यूबिलिटी। अब टेम्परेचर पे क्या असर होगा, तुम बताओ मुझे क्या असर होगा। मैं दो रीज़न दे सकता हूँ तुम्हें। सबसे पहले तो ये देखते हैं क्या होगा। भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी यानी कि X कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी कम होती है। रीज़न दो हैं अपने पास। पहला, हमें ये पता है कि P = KH(X). अब प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, क्या चेंज कर रहे हैं? क्या चेंज कर रहे हैं? टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो KH बढ़ेगा, हाँ या ना? टेम्परेचर बढ़ाया, रीज़न, ठीक है? ये बात याद रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ने पे सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है गैस की। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी कम गैस उसमें सोल्यूबल रहेगी। तो मैं फील भी दिलाऊंगा मैं इस चीज़ की कि ऐसा कैसे। तो पहले समझो, भाई टेम्परेचर बढ़ाया तो KH बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH बढ़ेगा, ये हमें पता है। अब KH अगर बढ़ गया तो प्रेशर तो उतना ही है, भाई प्रेशर तो उतना ही है, KH बढ़ गया तो फिर इसे कम होना पड़ेगा, जब भी तो उसके बराबर होगा। प्रेशर हमने चेंज ही नहीं किया, हमने बस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो KH बढ़ गया, तो फिर X को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, जब भी तो दोनों मल्टीप्लाई होकर उसके बराबर होंगे, हाँ या ना? समझ में आई बात? तो इसलिए प्रेशर बढ़ाने, टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी कम होती है। रीज़न नंबर एक। रीज़न नंबर दूसरा, भाई सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये बेसिकली हो क्या रहा है कि गैस लिक्विड में सॉल्यूबल हो रही है, यानी कि गैस भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो कौन सी प्रोसेस है? कंडेंसेशन प्रोसेस है ना।
और कंडेंसेशन गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। कंडेंसेशन कैसी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक होती है। अगर कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक है जभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, उसने जो भी अपनी हीट थी वो रिलीज़ करी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। गैस का टेम्परेचर कम करते जाएंगे तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, वो हीट रिलीज़ करेगी जभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। इसीलिए कंडेंसेशन क्या होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी कम होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, तो यही होता है। तो ये दो रीज़न हो गए अपने पास, कोई सा भी बोल लो, बात एक ही है। याद क्या रखना है? मुझे नहीं लगता कि कोई तुमसे ये पूछेगा, आज तक तो पूछा नहीं गया है कि ऐसा क्यों। याद हमें ये रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी कम होगी। लेकिन रीज़न याद रहने से क्या है कि हमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ऐसा क्यों, याद रखने में आसानी होगी। एक और रीज़न मैं तुम्हें दे सकता हूँ फील दिलाने के लिए कि भाई तुम सोचो कि अपन ने लिक्विड में गैस को डिज़ोल्व किया है। अब अगर तुम इसे बर्न करोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो गैस के पास तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो तो भागना चाहेगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा गैस की काइनेटिक एनर्जी, उतना ज़्यादा वो ऊपर जाना चाहेगी। गैस तो जितना ज़्यादा उसे हीटअप करोगे उतना ज़्यादा ऊपर जाना चाहेगी, तो वो सोल्यूबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी कम होगी क्योंकि गैस तो फिर भाग जाएगी। जैसे हीट करोगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, भाग गई। लेकिन इसीलिए हम याद रखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी कम होती है। तो आई होप फील भी आई होगी तुम्हें। अब एक इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, इसे नोट करो, पहले इसे नोट करो। हेनरी लॉ अपना ख़त्म हो गया, एक लास्ट चीज़ बचेगी, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम इसके न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस करते हैं जो बनते हैं इस पर, ठीक है। हेनरी लॉ का कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। चलो, क्वेश्चन है एक्वेटिक स्पीशीज, पानी में रहने वाले जीव, आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है ठंडे पानी में रहना रादर देन गर्म पानी में रहना। वाई? कम से भी कम 3 बार पूछा गया है ये पिछले 6-7 सालों में क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन हॉट वाटर, पानी में रहने वाली जो मछली, मगरमच्छ, ये सब होते हैं, इन्हें ठंडे पानी में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू गर्म पानी। ऐसा क्यों? देखो, मछली हो, कछुआ हो, जो भी पानी में रहते हैं, इन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। इन्हें ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है? पानी के अंदर से मिलती है। ये जो पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है ना, पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन रहती है, वहाँ से ये सांस लेते हैं। इनके पास गिल्स होती है, जैसे फिश के पास क्या होती है? गिल्स। तो वो वाटर में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन रहती है, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई H2O में से ऑक्सीजन निकाल के वो सांस ले रहे हैं। पानी अपनी जगह है, अगर ऐसा होता तो धीरे धीरे पानी कम होता जाता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पानी के अंदर जैसे अपने एयर में ऑक्सीजन है, ऐसे वो एयर की वजह से पानी में भी तो गई होगी ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जो पानी में घुल जाती है उससे अपने जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं ये सांस लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत से बच्चों को यही बात पता नहीं होती है, बट कोई बात नहीं, अब पता चल गई कि भाई ये अपनी मछली है, यहाँ अपने पानी के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, उसमें से ये सांस लेती है, यानी कि गैस डिज़ोल्व हो रही है पानी में, लिक्विड में। तो एक्वेटिक, ये बात लिखेंगे हम, एक्वेटिक स्पीशी ब्रीथ ऑक्सीजन O2 which is dissolved in water, उसे ये लेते हैं, सांस लेने के काम में उस ऑक्सीजन को लेते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होती है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी भाई? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, सोल्यूबिलिटी ऑफ O2 गैस
कम होगी। अभी हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी कि पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत आएगी। एक में तो भाई ठंडे पानी में तो बढ़िया मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन गर्म पानी में, हॉट वाटर में इतने अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो फिर किस में रहना पसंद करेंगे वो? समझ में आई बात? तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 गैस डिक्रीज़ होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 गैस इन वाटर डिक्रीज़ होगी, हेंस दे फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि हॉट वाटर में तो ऑक्सीजन कम होगा। इन कोल्ड वाटर एज solubility of O2 is high in it, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की solubility ज़्यादा होगी ठंडे पानी में, जितना कम टेम्परेचर उतनी ज़्यादा solubility गैस की। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा सर एग्जाम में डायग्राम बना के आना है क्या? नहीं रे, ये तो तुम्हें समझाने के लिए बताया था। नोट कर लो, छोटू सा आंसर समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग सी बात आज पता भी चली होगी कि भाई जितनी भी एक्वाटिक स्पीशीज़ होती है वो ठंडे पानी में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं बिसाइड गर्म पानी के। नोट करो। भाई एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर आज के लेसन वीडियो को या लेक्चर को विराम देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, वीडियो पॉज करके ट्राई करना। इफ़ N2 गैस इज बबल्ड, NCERT का ही क्वेश्चन है ये, और 2 बार बोर्ड में भी आ चुका है, 2014 में आया था लास्ट टाइम, एट 293 केल्विन, हाउ मैनी मिलीमोल्स of gas would dissolve in 1 liter of water assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, also given Henry law constant for N2 298 Kelvin is equal to 76.48 किलो बार, 76.48 किलो बार। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने हेनरी लॉ क्या समझा, फिर तुम वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करना। देखो हेनरी लॉ क्या है, P इज इक्वल टू KHX, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन का मतलब है सॉल्युबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में देखो, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। ये चीज़ पढ़ी है अपन ने, KH तुम्हें दे रखा है, P पार्शियल प्रेशर भी तुम्हें दे रखा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड तुम्हें दे रखे हैं, छुपा के गैस का तुम्हें निकालना है। एक बार खुद से दिमाग लगा के ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। वीडियो पॉज करके ट्राई करो भाई। चलो अब देखो, इफ़ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, यहाँ भी 293 ही है, 298, यहाँ पे भी 298। हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ गैस वुड डिजोल्व, हाउ मेनी मिनी मोल्स ऑफ गैस, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ गैस, यानी कि हमसे पूछ रहा है N2 के मोल्स कितने होंगे। वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की वॉल्यूम दे दी है 1 लीटर। क्या सिखाया है, जब भी हेनरी लॉ का सवाल देखिए 1 लीटर ऑफ वाटर का मतलब कितने मोल्स हो गए पानी के, सर पानी के मोल्स हो गए, या फिर मैं बोलूँ सॉल्वेंट के मोल्स हो गए 55.55। ये तो अपना सॉल्वेंट है
और N2 अपना सोल्यूट है। इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, यानी कि N2 गैस हो गया सोल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। जब भी सॉल्यूशंस में न्यूमेरिकल आता है सबसे पहले पता लगाओ कौन सोल्यूट कौन सॉल्वेंट, फिर जो गिवन है वो लिखो, जो पूछा है वो लिखो, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो। यूनिवर्सल तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, हर बार सॉल्व होगा अगर ढंग से करोगे। तो देखो भाई, सॉल्वेंट के मोल्स आ गए यहाँ से। अज्यूम दैट N2 गैस एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.98 बार। तो पार्शियल प्रेशर आ गया अपना 0.987 बार, और KH हमें दे रखा है 76.48 किलो बार। मैंने तुम्हें बताया था कि KH की और प्रेशर की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो किलो बार में से किलो को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा अपना 76.48 इंटू 10 की पावर 3 बार। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि P और KH दे रखा है तो मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूँगा। P इज इक्वल टू KH x से, तो P इज इक्वल टू KH x मैंने लगाया, P कितना है 0.987 इज इक्वल टू KH कितना है 76.48 इंटू 10 की पावर 3 इंटू x। सर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया भाई 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10 की पावर 3। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 76, यहाँ 98, तो सबसे पहले तो 0.987 इंटू 10 की पावर -3 ऊपर लिया है हमें, नीचे रह गया 76.48। अब इसे इससे लायक डिवाइड कराने के लिए क्या करेंगे भाई, सर पॉइंट को 2 से राइट शिफ्ट कर देंगे। राइट शिफ्ट करेंगे मतलब पावर में 10 की पावर -2 करेंगे, तो ये हो गया 28.7 इंटू 10 की पावर -3 -2। तुम्हें अगर कोई दूसरा तरीका पसंद है तो तुम उससे डिवाइड करो, ठीक है। तो ये हो गया 98.7 और 76.5। अब अप्रोक्सीमेटली 98.7 को मैंने मान लिया 99 और 76.4 को मान लिया 76। कर देते हैं डिवाइड। क्या किया देखो, मैंने समझ में आया, 2 से राइट शिफ्ट किया। अब राइट शिफ्ट मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? अब देखो 76 को 99 से करते हैं तो 76 3 2.0, तो ये आएगा 1.73 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा अपना 1.3 इंटू 10 की पावर -5। तुम चाहो और अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। 1.3 इंटू 10 की पावर -5 आ गया x। हमसे पूछ क्या रहा है, सोल्यूट के मोल्स पूछ रहा है। x का फॉर्मूला लगा देते हैं। x का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट के मोल्स तो अपन को निकालने हैं और सॉल्वेंट के अपन को पता है 55.55। अब ये जो डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा भाई 1.3 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 55.55। कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 13 5 से 65, कैरी 6 71, कैरी 7 72, कैरी 7 72, और 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 72.215 इंटू 10 की पावर -5। 72.215 इंटू 10 की पावर -5। और हमसे पूछा क्या गया था, मिली मोल्स, यानी कि इसे मिली में कन्वर्ट करना है। मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3, मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3, तो मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर +3, तो 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया अपना 72.215 इंटू 10 की पावर -2, -5 + 3 -2 हो गया। अब इस -2 को भी यहीं ले लिया मैंने, तो 0 मिली मोल्स, तो ये हो गया 0.72 लगभग मिली मोल्स। समझ में आया होगा, मोल्स में भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये कन्वर्जन जो बेसिक चीज़ें हैं ना ये आनी चाहिए। मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए
10⁻³ ये तो हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास केमिस्ट्री। और मोल्स को मिली मोल्स में उल्टा 10⁻+3, तो वही हमने किया 10⁻+3 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 0.72। यही आ रहा है क्या? हाँ यही आ रहा है, लगभग 0.72 मिली मोल्स। समझ में आया क्या किया? इस क्वेश्चन में सारे वेरिएशन आ गए भाई। तुम्हें 1 लीटर से मोल्स निकालना भी आ गया, उसके बाद डायरेक्ट एक्स ने दिया था, एक्स निकाल के हमने मोल्स निकाले हैं, तो जितने वेरिएशन हो सकते थे सब इसमें आ गए। समझ में आया होगा। आज इतना ही पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखो, ठीक है? फिर कल मैं एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा अगर पॉसिबल हुआ तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज इतना ही, तब तक के लिए बाय।